जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हो गई है। पार्टी ने कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 66 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है और इस घोषणा के बाद जो दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिन दो बातों की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है, पहला तो परिवारवाद है, क्योंकि 5 पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के पाले में हैं। इनमें से 2 पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी राजधनवार से और चंपई सोरेन सरायकेला से। इसके अलावा बाबूलाल सोरेन का जो घाटशिला की सीट पर उम्मीदवार हैं, मधु कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर सीट से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी पोटका सीट से उम्मीदवार है, मीरा मुंडा उनका नाम है। और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा ललित दास जमशेदपुर पूर्वी की सीट से उम्मीदवार हैं। इस परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बहुत सारी बातें अब शुरू हो गई हैं, लेकिन कई नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मेनका सरदार जो पोटका से 3 बार विधायक रह चुकी हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत से और नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं। कुछ तो टिकट की आस में जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों का रुख भी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी ने 66 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। बरहेट और टुंडी 2 ऐसी सीटें हैं जहां से अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। तो दोस्तों, सुनील सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। रांची में लंबे समय तक उन्होंने पत्रकारिता की है, बड़े अखबारों के साथ काम किया है। वे लिखते हैं कि भाजपा की सूची को देखकर यह कहा जा सकता है कि भाजपा ने काफ़ी होमवर्क करने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है और पार्टी ने अधिकांश पुराने और अनुभवी लोगों पर ही भरोसा जताया है। और ये कहा जा सकता है कि झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने फाइनल मैच के पहले बहुत तरीके से मैदान सजा दिया है। अब मैदान पर बैट्समैन को जीत दिलानी है और लक्ष्य 41 के स्कोर को पार करके पार्टी को बहुमत दिलाना है। दोस्तों, सुनील सिंह जी लिखते हैं कि टिकट के बंटवारे में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी पर भी ध्यान दिया गया है। दमदार और अपने अपने क्षेत्र में पकड़ और पहचान रखने वाले पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वे लिखते हैं कि 12 सितंबर को मैंने एक पोस्ट में लिखा था कि यदि शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी की टीम ने सही तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया तो जीत की संभावना अधिक रहेगी। यह भी लिखा था कि इस बार लक्ष्मी की कृपा से किसी को टिकट नहीं मिलेगा और न ही नेताओं की परिक्रमा करने से। क्षेत्र में जिनकी हैसियत और पकड़ होगी, टिकट उसी को मिलेगा। और सूची देखकर यह साफ हो गया कि मैंने जो सोचा था, लिखा था, टिकटों का बंटवारा ठीक इसी तरह से हुआ है। टिकट बंटवारे में किसी की नहीं चली है। प्रभारियों की अनुभवी टीम ने फीडबैक के आधार पर और जीत की संभावना के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया है। सूची में परिवारवाद को ज़रूर बढ़ावा मिला है, ऐसा सुनील सिंह लिखते हैं। लेकिन आगे लिखते हैं कि इस पर विवाद और चर्चा हो सकती है, लेकिन पार्टी ने एक रणनीति के तहत ही बड़े नेताओं के सगे संबंधियों को टिकट दिया है। परिवारवाद के आरोप से अधिक जीत की संभावना देखी गई है। बड़े नेताओं का ईगो आपस में न टकराए, गुटबाजी न हो, एक दूसरे की टांग न खींचे और सभी एकजुट रहें। इसी उद्देश्य से परिवार के लोगों को टिकट दिया गया है। अब सभी बड़े नेता अपने सगे संबंधियों को जीत दिलाने में जोर लगाएंगे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा भी इससे जुड़ गई है। तो सुनील सिंह कहते हैं कि पार्टी ने एक खास रणनीति के तहत ही पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा ललित दास या पूर्णिमा साहू दास, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो, शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन, पूर्व विधायक स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास के बेटे उज्जवल दास, सिंदरी के बीमार विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी। इन्हें इसलिए टिकट दिया, इसमें रोशन लाल चौधरी का नाम बड़का गांव से जोड़ सकते हैं, जिनके भाई गिरिडीह से सांसद है आसू के, जो एनडीए की पार्टनर है। और टिकट इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी जीत की संभावना ज़्यादा है, इसलिए पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों पर दांव लगाया है।
उनका कहना है कि सूची में जो चौंकाने वाला नाम है वो गांडेय से मुनिया देवी का है। पार्टी ने यहाँ सोच समझकर टिकट दिया है और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की घेराबंदी करने की कोशिश की है। लोहे को लोहे से काटने की तैयारी है, यानी महिला उम्मीदवार के मुकाबले महिला उम्मीदवार। विधानसभा उपचुनाव में महिला के नाम पर कल्पना सोरेन को महिलाओं का ज़्यादा समर्थन मिला था, ऐसा सुनील सिंह का कहना है। और उनका ये भी मानना है कि भाजपा की हार का कारण महिला वोटर्स ही थी, इसलिए पार्टी ने इस बार महिला उम्मीदवार उतारा है। मुनिया देवी गिरिडीह की जिला परिषद अध्यक्ष हैं, गिरिडीह से उनको नहीं। मुनिया देवी गिरिडीह जिला परिषद की अध्यक्ष हैं, स्थानीय हैं, क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है और कोयरी जाति से आती हैं। मुनिया देवी के पति कोलेश्वर वर्मा ज़मीन और रियल एस्टेट के कारोबारी हैं और पैसे से भी मजबूत हैं। पहले पार्टी यहां से जयप्रकाश वर्मा को लड़ाना चाहती थी, इसलिए उनको भाजपा में वापस शामिल कराया गया था, लेकिन मजबूत महिला उम्मीदवार मुनिया देवी की बात आई तो जेपी वर्मा के बदले मुनिया देवी पर ही पार्टी ने दांव लगाया। अब देखना है कि मुनिया देवी कल्पना सोरेन को कितनी टक्कर दे पाती हैं। सुनील जी आगे लिखते हैं कि रांची में पार्टी ने फिर से सीपी सिंह पर ही भरोसा किया है। रांची और हटिया को लेकर जो चर्चा थी उस पर विराम लगाते हुए पार्टी ने नवीन जायसवाल को हटिया और रांची से सीपी सिंह को मौका दिया है। रांची का फैसला अंतिम में हुआ। सारे नामों पर विचार करने के बाद पार्टी ने यह तय किया कि किसी नए नाम पर जोखिम लेना मुनासिब नहीं होगा और पार्टी का मानना था कि नए लोगों को टिकट देने का विरोध हो सकता था, इसलिए सीपी सिंह को ही 7वीं बार मौका दिया गया है। और सीपी सिंह अब लगातार 7वीं बार चुनाव लड़ेंगे। 6 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। क्योंकि रांची जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी कोई जोखिम लेना नहीं चाहती थी, लेकिन इससे कई लोगों के सपने टूट गए, उम्मीदों पर वज्रपात हो गया। पलामू में विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी और डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया के खिलाफ कुछ नाराजगी जरूर है, ऐसा सुनील सिंह का मानना है। लेकिन वे कहते हैं कि यह भी सच है कि इन दोनों क्षेत्रों में पार्टी के पास कोई मजबूत विकल्प नहीं था। ये दोनों अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए पार्टी ने इन्हें फिर से मौका दिया है। चंद्रवंशी अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इनकार कर दिया और यह सही रणनीति थी। बेटे को अगर टिकट मिलता तो भाजपा यहाँ बुरी तरह से हार जाती। अभी भी वहाँ जितने प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आएंगे उन सब का मुकाबला चंद्रवंशी के साथ ही होगा। चंद्रवंशी की पकड़ क्षेत्र में मजबूत है, ऐसा सुनील सिंह का मानना है। और वे कहते हैं कि पैसे खर्च करने के मामले में भी चंद्रवंशी सबसे आगे रहेंगे। और वे कहते हैं कि गढ़वा पलामू ज़िले में चंद्रवंशी समाज के लोगों की अच्छी खासी संख्या है और ये बीजेपी के सपोर्टर है, इसलिए इस जाति से टिकट देना पार्टी के लिए ज़रूरी था। पार्टी ने चंद्रवंशी और आलोक चौरसिया को सोच समझकर टिकट दिया है, फिर से मौका दिया है। और गढ़वा में भी सत्येंद्र नाथ तिवारी से मजबूत कोई उम्मीदवार भाजपा के पास नहीं था। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे गिरिनाथ सिंह को सत्येंद्र तिवारी ही टक्कर दे सकते हैं। भाजपा ने जहां इस बार के चुनाव में 3 विधायकों का टिकट काट दिया है, वहीं पहली बार 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है। बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दमदार उम्मीदवार की तलाश है और चर्चा है कि यहां चंपई सोरेन को उतारा जा सकता है, जो पहले ही सरायकेला सीट पर उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। तो हो सकता है कि पार्टी एक बार फिर सोरेन के मुकाबले सोरेन और मुख्यमंत्री के मुकाबले पूर्व मुख्यमंत्री को उतारे, और ऐसा होता है तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। और टुंडी का मामला अभी भी आजसू के साथ फंसा हुआ है। सुदेश महतो ये सीट अपने लिए चाहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और देखना है कि अब टुंडी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है। क्या ये सीट आजसू के खाते में दी जाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कोई अपना उम्मीदवार उतारती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो अपने विचार हैं, मेरी जो अपनी राय है और अपना आकलन विश्लेषण है, इसके अलावा झारखंड के ऐसे बहुत से सीनियर पत्रकार हैं जो झारखंड के राजनीतिक मामलों पर अपने विचार लिखते रहते हैं, अपने सोशल मीडिया पेजेस पर लिखते रहते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उनमें से कुछ चुनिंदा और अच्छे विचारों को चुनकर आपके सामने लाऊं, ताकि अलग अलग लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में और चुनाव के अलग अलग पहलुओं के बारे में अलग अलग पत्रकारों की, वरिष्ठ पत्रकारों की राय भी आपको जानने का मौका मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।